Now we are starting with growth of British influence. अब बैटल ऑफ प्लासे, बैटल ऑफ बुक्सार के बाद बंगाल के तो रियल रूलर्स वर दी ब्रिटिशर्स. नाउ अब इंडिया में सिर्फ टू मेन पावर्स थी इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी जो ब्रिटिश पावर को चैलेंज कर सकती थी. वो थे कौन से किंगडम्स ऑफ मैसूर एंड द किंगडम ऑफ मराठाज. द ब्रिटिश लॉन्च्ड वॉर्स अगेंस्ट बोथ. दोनों के खिलाफ उन्होंने वॉर्स घोषित कर दी. नाउ एंग्लो मैसूर वॉर. हैदर अली from 1761 to 1782 and his son Tipu Sultan from 1782 to 1799 were powerful rulers of Mysore. अब दोनों पावरफुल रूलर्स थे और दोनों अपोज करते थे ब्रिटिश रूल को. Mysore controlled a large part of the spice trade. Tipu in particular did not want the British to trade in his region. He was also close to the French, something which the British did not like. अब हमें काफ़ी सारे रीजंस हैं वाई द ब्रिटिशर्स वांटेड टू डिफीट द किंगडम ऑफ मैसूर. क्यों? पहले तो एक वो बहुत पावरफुल किंगडम था जो ब्रिटिश पावर को चैलेंज कर सकता था. द फर्स्ट पॉइंट. द सेकेंड पॉइंट कि मैसूर दोनों वो बहुत पावरफुल रूलर्स थे, हैदर अली और टीपू सुल्तान. द थर्ड पॉइंट जो मैसूर था वो एक बहुत लार्ज पार्ट ऑफ द स्पाइस ट्रेड कंट्रोल करता था. और जो टीपू था वो अपोज करता था कि ब्रिटिश ट्रेड ना करें इस रीजन में. द नेक्स्ट पॉइंट, वो फ्रेंच से क्लोज था. टीपू सुल्तान वॉज क्लोज टू फ्रेंच जो ब्रिटिशर्स को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था. तो दीज आर सम पॉइंट्स which you will include in the question that why did the English wanted to defeat the Mysore kingdom. Now between 1766 and 1799 4 wars were fought between Mysore and the British. अब इतने ही सालों में 4 wars fought करी गई थी और 4th war में क्या हुआ था, टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी. In 1799, during the course of the 4th Anglo-Mysore War, the British defeated Tipu Sultan. Tipu died on 4th May 1799 while defending his capital, Seringapatam. Now coming to Anglo-Maratha Wars. अब द मराठास बहुत वीक हो गए थे आफ्टर देयर थर्ड बैटल इन पानीपत इन 1761. Peshwa was the head of the Maratha Confederacy. The British and the Marathas fought 3 wars. और थर्ड एंग्लो-मराठा वॉर में the Maratha power was destroyed completely और पेशवा को एग्जाइल कर दिया था नॉर्थ इंडिया में और सारी उसकी टेरिटरीज पर कब्जा हो गया था ब्रिटिशर्स का. और जो बाकी मराठा चीफ्स थे वो भी अपने टेरिटरीज देने को मजबूर हो गए थे और उनके पास अब कोई अपनी आर्मी भी नहीं रख सकते थे. Now British expansion from 1798 to 1805. अब लॉर्ड वेलेस्ली द न्यू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1798 उसने एक टैक्टिकल मेथड अपनाया था दैट वाज सब्सिडरी अलायंस. अब सब्सिडरी अलायंस क्या था? सब्सिडरी अलायंस के जो मेन पॉइंट्स हैं, they asked the rulers to accept the paramountcy of the British and sign the subsidiary treaty with them. paramountcy मतलब उनको अपना हेड मान लें, वो जो इंडियन रूलर्स हैं वो ब्रिटिशर्स के नीचे आए और ब्रिटिशर्स बदले में क्या करेंगे, वो प्रोटेक्ट करेंगे इंटरनल रेबिलियंस और अटैक्स बाय हिज राइवल्स ऑल्सो. उन्होंने बोला कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे कि तुम्हारे अंदर जो इंटरनल रेबल्स होते हैं वो भी ना, उनका भी कोई अपोजिशन ना हो और अगर कोई बाहरी मतलब इंडियन रूलर्स में ही किसी का राइवल उनके साथ लड़ाई करेगा तो उनको भी डिफेंड करेंगे. थर्ड पॉइंट, द इंडियन रूलर हु साइंड द सब्सिडरी हैड टू अग्री द फॉलोइंग कंडीशंस. अब कंडीशंस फॉर द सब्सिडरी अलायंस. ही वुड नॉट कीप एन आर्मी ऑफ हिज ओन. He would keep a British army, a subsidiary force which was supposedly for his protection and pay for his maintenance. The ruler could not cede part of his territory to the
could also cede part of his territory to the British instead of maintaining the British army. अब वो एक ब्रिटिश आर्मी रखेंगे सपोजिडली फॉर हिज प्रोटेक्शन, मतलब ब्रिटिश आर्मी वो इसलिए रख रहे थे कि उनकी कोई खुद की आर्मी ना हो, सब ब्रिटिशर्स का ही होल्ड हो। जब उनकी खुद की आर्मी नहीं होगी तो वो वॉर कहाँ से ही लड़ेंगे, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सपोजिडली उनकी प्रोटेक्शन के लिए थी, पर रियल लाइफ में उनकी प्रोटेक्शन के लिए नहीं थी। उनका ये था मेन मुद्दा कि उनकी खुद की कोई आर्मी ना हो इंडियन रूलर्स की, और वो उसको मेंटेन करने के लिए पैसा भी वही लोग देंगे, और वो अपनी टेरिटरी का कुछ हिस्सा भी दे सकते थे अगर उनको ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन नहीं करना है तो। मतलब इन शॉर्ट वो ही ब्रिटिशर्स ही कंट्रोल करेंगे सब कुछ। He would have also to take permission from the British force before entering into an alliance with another ruler or declaring war against the another kingdom. अब अगर उनको किसी अलायंस मतलब किसी के साथ में आना होगा तो भी उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर किसी रीजन पे किसी भी रूलर पे उनको वॉर डिक्लेयर करनी होगी तो भी उनको परमिशन लेनी पड़ेगी ब्रिटिशर्स से। अ ब्रिटिश ऑफिसर कॉल्ड द रेजिडेंट्स वुड बी stationed at the ruler's court. Also no other official of any European power would be allowed in the court. अब एक रेजिडेंट मतलब एक ब्रिटिश ऑफिसर भी कोर्ट में रहेगा कि मतलब देख ले कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही, क्या कुछ अलग तो नहीं हो रहा, और कोई यूरोपियन पावर अलाउ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर जो कंपनी के साथ मतलब जो ब्रिटिशर्स के साथ नहीं होगी तो अगर कोई और यूरोपियन पावर आएगी तो वो कुछ ब्रिटिशर्स को सच ना बता दे, मतलब क्योंकि उनकी क्या चल रहा है, मतलब कोई एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए। और अगर आपको इस सब्सिडरी अलायंस में कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी ऑन द ग्रुप। नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, कैसे ब्रिटिशर्स को फ़ायदा हुआ सब्सिडरी अलायंस का, इस पॉइंट्स में हम ये बताएंगे। सब्सिडरी अलायंस हेल्प ब्रिटिश टू मेंटेन अ लार्ज आर्मी एट द कॉस्ट ऑफ द इंडियन रूलर्स। अब वो एक लार्ज आर्मी को मेंटेन कर रही थी और कॉस्ट कौन भर रहा था? इंडियन रूलर्स। दे इनडायरेक्टली कंट्रोल द डिफेंस एंड द फॉरेन अफेयर्स ऑफ द प्रोटेक्टेड एली। अब जिसने सब्सिडरी अलायंस करी मतलब प्रोटेक्टेड एली, उनका जो डिफेंस है वो और फॉरेन अफेयर्स मतलब क्योंकि वो कोई भी वॉर नहीं कर सकते थे उनके बिना पूछे, वो किसी के साथ नहीं मिल सकते थे उनसे बिना पूछे, तो इनडायरेक्टली वो ये सब कंट्रोल कर रहे थे। दे कुड ओवर थ्रो द रूलर एंड एनेक्स हिज टेरिटरीज वेन एवर दे विश टू। अब उनके पास आर्मी थी, उनके पास पावर थी सारी, अगर वो रूलर को हटा भी दे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सारी टेरिटरीज कब्जे में कर सकते थे अपनी। Also the resident could interfere in the internal affairs of the kingdom to further the interest of the company. अब जो रेजिडेंट है, अभी हमने पढ़ा 4th पॉइंट में, रेजिडेंट जो कोर्ट ऑफिशियल में बैठेगा वो जितने भी इंटरनल मैटर्स हैं वो किसके इंटरेस्ट में लेगा? वो कंपनी के फ़ायदे में लेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के फ़ायदे में। और जो इंडियन रूलर है जिसने सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करी है वो अब अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकता था, उसको किस पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा? ब्रिटिशर्स के ऊपर। द हाई कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द ब्रिटिश आर्मी एंड द कॉन्स्टेंट डिमांड्स ऑफ द रेजिडेंट ऑल्सो ड्रेन द ट्रेजरी। अब जो ट्रेजरी थी, जो राजा के पास पैसा होता है, वो तो कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द ब्रिटिश आर्मी और जो रेजिडेंट की डिमांड थी उन्हीं को ही भरते भरते चली गई। The company signed the first subsidiary treaty with the Nizam of Hyderabad in 1798. First treaty subsidiary treaty कब भरी गई थी? In 1798 with whom? Nizam of Hyderabad. 1801 में नवाब ऑफ अवध ने भी सब्सिडरी ट्रीटी साइन करी थी, पेशवा बाजीराव टू ने भी सब्सिडरी ट्रीटी साइन करी थी और मैनी चीफ्स ऑफ द राजपुताना ने भी करी थी ये ट्रीटी साइन। और इससे क्या हुआ? ब्रिटिश बिकेम द सुप्रीम पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। ब्रिटिश क्या बन गए थे? सुप्रीम पॉलिटिकल पावर इन इंडिया बन चुके थे। वी हैड डन टिल हियर। नाउ कमिंग टू ब्रिटिश एक्सपेंशन। अब जो ब्रिटिश एक्सपेंशन था वो 1805 से 1848 तक बहुत बड़ा और साउथ ईस्ट एशिया में भी चला था। ब्रिटिश ने कॉन्कर करा था जावा और सुमित्रा डच से, सिंगापुर और सेरावाक भी करा था इन दी माले पेनिनसुला,
These conquests established their naval supremacy in the region and helped their control in the Southeast Asian trade. अब जितने भी पार्ट्स हैं जैसे सिंगापुर हो गया, ये सब साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं. अब साउथ ईस्ट एशिया का ट्रेड भी इनके पास आ गया और इनकी नेवल सुप्रीमेसी भी बढ़ गई रीजन में. The kingdoms of Nepal and Burma, now Myanmar, were also defeated and forced to cede territories to the British. ये लोग भी हार गए थे. नॉर्थ वेस्ट में ब्रिटिश ने अपना इन्फ्लुएंस कर लिया था रिवर सतलज तक, और 1843 में ब्रिटिश ने सिंध को भी एनेक्स कर लिया था. वी ऑल नो महाराजा रंजीत सिंह. वो महाराजा रंजीत सिंह वॉज अ वेरी पावरफुल रूलर. उन्होंने पंजाब को इंडिपेंडेंट किंगडम, अभी जब तक महाराजा रंजीत सिंह थे तब तक जो पंजाब था वो एक इंडिपेंडेंट किंगडम था, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह फ्रेंडली टर्म्स, ही वॉज ऑन फ्रेंडली टर्म्स विद द ब्रिटिश. और उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई थी जिनको ट्रेन किसने करा था? यूरोपियन फोर्सेस ने. नहीं सॉरी, द आर्मी वॉज इक्विप्ड एंड ट्रेंड लाइक द यूरोपियन फोर्सेस. वो ऐसे ट्रेन करी गई थी जैसे यूरोपियन फोर्सेस ट्रेन करी जाती हैं, ताकि जैसे अभी हम लोग जो बैटल ऑफ बुक्सार थी उसमें सिर्फ 8,000 इंडियन सोल्जर्स थे, और जो ऑपोजिशन के कितने थे? ऑपोजिशन के कम से कम 46,000 सोल्जर्स थे, पर तो भी यूरोपियंस जीते बिकॉज ऑफ देयर ट्रेनिंग. तो महाराजा रंजीत सिंह ने भी अपनी फोर्सेस को यूरोपियन फोर्सेस की तरह ट्रेन करा था. जब तक वो जिंदा थे तब तक ब्रिटिशर्स ने उनके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करा था. बट आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रंजीत सिंह इन 1839 there was a struggle for power. In 1843, Dalip Singh, son of Maharaja Ranjit Singh, succeeded to the throne. The Britishers defeated him and annexed Punjab in 1849. मतलब 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई. 1843 में दलीप सिंह ने वो सक्सीड करा थ्रोन पर, और 1849 पे ही ब्रिटिशर्स ने उसको हरा भी दिया. Now we will do till here only. I have discussed most of the questions in this video, so I would like to have all correct answers because मैं सारे answers discuss कर चुकी हूँ इस वीडियो में. अगर आप वर्कशीट देखेंगे और एक बार वीडियो एक दो बार, जितनी बार अभी आपको वीडियो देखनी है उतनी बार कर लोगे, तो then you won't have any problem in doing the worksheet.